Welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss a very important topic about the central civil rules. This is the most important topic. This is the most important rule, that is rule number 10, and rule number 10 is about suspension. आज की इस वीडियो में हम CCS के सबसे महत्वपूर्ण रूल सस्पेंशन यानी निलंबन, रूल नंबर 10 जो निलंबन से संबंधित है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये CCS रूल्स के भाग 4 का नियम 10 है जो निलंबन या सस्पेंशन से संबंधित है। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को जो कि है निलंबन या सस्पेंशन के बारे में। आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये रूल CCS रूल्स 1965 के पार्ट 4 का रूल नंबर 10 है। सस्पेंशन का जो रूल है वो रूल नंबर 10 है। ठीक है, अब ये रूल क्या कहता है तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस नियम के अंतर्गत, रूल नंबर 10 के अंतर्गत, नियुक्ति प्राधिकारी या कोई भी प्राधिकारी जिसके अधीनस्थ है या अनुशासनिक प्राधिकारी या राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को निलंबन के तहत रख सकता है। ठीक है, तो ये निलंबन या सस्पेंशन का जो रूल है वो रूल नंबर 10 है। ये मेन बात है। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच इट इज सबऑर्डिनेट और द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और other authority empowered in that behalf by the president by general or special order may place a government servant under suspension। ठीक है, इसमें सस्पेंशन में रखा जा सकता है किन किन परिस्थितियों में। पहला, जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। जहां किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है तो ऐसे में उसको निलंबित किया जा सकता है, या वो कार्रवाई लंबित है उसमें भी निलंबन किया जा सकता है, या जहां पूर्वोक्त अधिकारी प्राधिकारी की राय में उसने खुद को राज्य की सुरक्षा के हित के प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न किया है, या दूसरी कंडीशन ऐसी है कि जिसमें जो अधिकारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने राज्य की सुरक्षा के अगेंस्ट कोई कार्य किया है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, दो कंडीशन है यहाँ पर, वेयर अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और इज पेंडिंग, एंड द सेकंड वन, वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी अफोरसेड ही हैज engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the state। ठीक है, तो ये सारे रीज़न हैं, ये दो मुख्य रीज़न हैं जिसके आधार पर किसी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि जहां किसी आपराधिक अपराध के संबंध में उसके खिलाफ मामला जांच या परीक्षण के अधीन है। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आपराधिक अपराध का मामला है तो ऐसे में उसको भी निलंबित किया जा सकता है। वेयर अ केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कोई आपराधिक मामला भी होता है तो उसमें भी किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड किया जा सकता है, बशर्ते कि नियंत्रक महालेखा निरीक्षक द्वारा भारतीय लेखा परीक्षा के एक सदस्य के संबंध में निलंबन के आदेश के मामले को छोड़कर लेखा सेवा और एक सहायक महालेखाकार या समकक्ष भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के एक नियमित सदस्य के अलावा के संबंध में जहां निलंबन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से कम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल है उनके डिपार्टमेंट में अगर ऐसा कोई निलंबन होता है तो वहाँ पर जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वही जो है सस्पेंशन के ऑर्डर को रिलीज़ कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी प्राधिकारी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, वो जो है ये सस्पेंशन कर सकती है और ऐसा प्राधिकारी तत्काल रिपोर्ट करेगा नियुक्ति प्राधिकारी जिन परिस्थितियों में आदेश दिया गया था। और अगर कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी या हायर अथॉरिटी जो है वो ना होकर कोई उसकी कम तर जो है अथॉरिटी रहती है तो ऐसे में उसको अपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होता है कि उसने किन कारणों से किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया है। ठीक है, तो आपराधिक स्थितियां जो रहती है, आपराधिक क्राइम जो है क्रिमिनल ऑफेंस होने पर
किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो दो कंडीशन यहाँ पर सस्पेंशन की आ गई हैं। अब बात करते हैं किसी कर्मचारी को जो है डीम्ड सस्पेंड भी माना जाता है। वो किस कंडीशन में है कि ए गवर्नमेंट सर्वेंट शेल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा सस्पेंड मान लिया जाएगा। किन परिस्थितियों में डीम्ड सस्पेंशन, किन परिस्थितियों में होता है? ए, विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन। जैसे ही कोई कर्मचारी पुलिस की डिटेंशन में, नज़रबंदी में रखा जाता है, और इफ़ ही इज़ डिटेन्ड इन कस्टडी वेदर ऑन ए क्रिमिनल चार्ज और अदरवाइज, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई आपराधिक केस बनता है या और कोई दूसरा केस बनता है, लेकिन उसको डिटेंशन में रखा जाता है, नज़रबंद रखा जाता है पुलिस द्वारा, तो उस स्थिति में किसी व्यक्ति को जो है निलंबित माना जाएगा। और ये जो डिटेंशन का पीरियड है वो एक्सीडिंग 48 आवर्स है। 48 आवर्स से ज़्यादा अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी को पुलिस द्वारा नज़रबंद किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है जो आपको ध्यान में रखना है। डीम्ड सस्पेंशन होता है, उसके लिए डिटेंशन की अवधि 48 आवर्स, मोर देन 48 आवर्स है, ठीक है। विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, इफ इन द इवेंट ऑफ ए कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस ही इज सेंटेंस्ड टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स एंड इज नॉट फोर्थविथ डिसमिस्ड और रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड कंसिक्वेंट टू सच कन्विक्शन। एक दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर दे रखी है कि जो सरकारी कर्मचारी है उसकी कोर्ट से दोष सिद्धि हो जाती है और उसको किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उससे 48 घंटे से अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। अगर उसे पहले ही बर्खास्त या हटाया नहीं गया है, उसे जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं दिया गया है, तो उसे क्या किया जाएगा? सस्पेंड माना जाएगा। अगर उसे 48 घंटे से अधिक जो है की सज़ा होती है, तो 48 घंटे से अधिक का डिटेंशन होने या 48 घंटे से अधिक की सज़ा पाए जाने की स्थिति में किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड माना जाएगा, निलंबित माना जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है। फिर इसके बाद बात करते हैं जहां निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारी पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जुर्माना अपील में या इन नियमों के तहत समीक्षा के लिए खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। यानी किसी कर्मचारी को तब भी सस्पेंड माना जाएगा जहां सरकारी कर्मचारी ने जो भी अपील की है, ठीक है, उस अपील की समीक्षा, उसका रिव्यू नहीं किया जाता है और वो जो अपील है खारिज कर दी जाती है कि भाई आपको जो है सस्पेंड किया जाता है, तो वो सस्पेंड जो है माना जाएगा और मामले के आगे की जांच की कार्रवाई के लिए उसे किसी अन्य निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है। यानी उसे सस्पेंड किया जाता है, उसकी अपील भी खारिज कर दी जाती है और उस मामले को आगे की जाँच के लिए प्रेषित किया जाता है। उनके निलंबन के आदेश को बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से लागू माना जाएगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। और उस व्यक्ति का निलंबन जो है, जब वो आदेश जारी किया गया था तब की डेट से लेकर अगले आदेश तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। वेयर अ पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस imposed upon a government servant under suspension is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further inquiry। यानी आपके केस की अगर आगे भी इंक्वायरी कंटिन्यू रहती है तो ऐसी स्थिति में आपका सस्पेंशन भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। वो डीम्ड सस्पेंशन रहेगा। आपकी कोई अपील जो होती है वो कैंसिल हो जाने पर जो है आप सस्पेंड ही माने जाएंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण रूल है, ठीक है। फिर इसके बाद इसी रूल 10 का जो फोर्थ पार्ट है, जहां एक सरकारी कर्मचारी पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अदालत और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय के परिणाम स्वरूप या उसके परिणाम स्वरूप परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रद्द या घोषित या शून्य कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी कर्मचारी को जो है सेवा से हटाने या अनिवार्य कंपल्सरी रिटायरमेंट जैसी स्थिति होती है और उस स्थिति में अदालत जो है उस आदेश को रद्द कर देती है, तो भी क्या है, सस्पेंशन की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है। उसे
क्या है, कंपल्सरी रिटायरमेंट या सेवा से हटाया नहीं जाएगा, लेकिन उसका सस्पेंशन कंटिन्यू माना जाएगा। यदि मूल रूप से बर्खास्तगी, हटाने या सेवानिवृत्ति का दंड लगाया गया था तो उसके खिलाफ आगे की जांच करने का फैसला करता है। यदि किसी कर्मचारी को जो है कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया था, उसे डिसमिसल या रिमूवल कर दिया था सर्विस, और उसकी आगे की जांच का फैसला भी कंटिन्यू रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी कर्मचारी को मूल तिथि से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबन के तहत रखा माना जाएगा। यानी किसी को बर्खास्त कर दिएगा, रिमूवल कर दिएगा और उसकी इंक्वायरी आगे भी कंटिन्यू है, तो ऐसी स्थिति में भी वो सस्पेंड ही माना जाएगा, और बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अगले आदेश तक निलंबन के अधीन रहेगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। अब इसकी शर्त क्या है, बशर्ते कि ऐसी कोई और जांच का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसी स्थिति को पूरा करने का इरादा न हो, जहां न्यायालय ने बिना किसी तकनीक आधार पर आदेश पारित किया हो। ठीक है, यानी इसमें अगर कोर्ट ने बिना किसी टेक्निकल प्रूफ या बेस के आधार पर भी अगर ऐसा आदेश दे दिया है तो निलंबन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए यही चीज़ यहाँ पर फिर से, वेयर अ पेनाल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड अपॉन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज सेट असाइड or declared or rendered void in consequences of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority on a consideration of the circumstances of the case decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the government servant shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders। ठीक है, तो जब तक नए ऑर्डर नहीं हो जाते तब तक वह व्यक्ति, कर्मचारी जो है वो सस्पेंड ही माना जाएगा, provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the court has passed an order purely on technical grounds without going into the merit of the case। ठीक है, तो ये सारी परिस्थितियाँ रहती है, वहाँ पर भी सरकारी कर्मचारी को डीम्ड सस्पेंड माना जाएगा। अब रूल 10 का जो 5वां नियम है, उपनियम 7 में निहित प्रावधानों के अधीन और इस नियम के तहत किए गए समझे जाने वाले निलंबन का आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या रद्द नहीं किया जाता। यानी ये जो निलंबन है, सस्पेंशन है, तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा इसको रिवोक नहीं कर लिया जाता, उसे कैंसिल नहीं कर दिया जाता। यानी सस्पेंशन आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक कि अथॉरिटी उसको रिवोक नहीं करती है। ठीक है, तो सस्पेंशन को ख़त्म करने के लिए अगला आदेश आना ज़रूरी है, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं। आगे देखते हैं आगे क्या नियम कहता है। आगे 5th B जो है वो ये कहता है कि जहां एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में या अन्यथा, और उस निलंबन की निरंतरता के दौरान उसके खिलाफ कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है, तो उसे रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी निलंबन के तहत उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए निर्देश दे सकता है कि सरकारी कर्मचारी ऐसे सभी या किसी भी कार्रवाई की समाप्ति तक निलंबन के अधीन रहेगा। तो ये जो नियम है वो ये कहता है कि किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया गया और उसी सस्पेंशन के दौरान कोई दूसरा मामला आ जाता है जहां पर भी उसके खिलाफ कोई जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है, डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ लिया जा रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो निलंबन है वो कंटिन्यू रहेगा, वो सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा जब तक कि जितनी भी जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, तो एक मामले में अगर सस्पेंड किया गया और उसी समय कोई दूसरा मामला भी आ जाता है तो पहले वाले मामले का सस्पेंशन जो है वो कंटिन्यू माना जाएगा। ये जो है 5th B रूल कहता है। ठीक है, किसी एक ही कर्मचारी पर एक साथ दो अलग अलग मामलों में अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही, एक मामले में सस्पेंड किया गया है तो दूसरे मामले में वह व्यक्ति की जांच कंटिन्यू रहेगी और उसे सस्पेंशन की
स्थिति में ही, निलंबन की स्थिति में ही रहना होगा। तो ये 5th बी रूल जो है रूल 10 का कहता है। इसी रूल 10 का सस्पेंशन का जो रूल है उसमें 5th सी पार्ट क्या कहता है, इस नियम के तहत किए गए या किए समझे जाने वाले निलंबन के आदेश को किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है जिसने आदेश दिया है या माना जाता है, या किसी भी प्राधिकरण द्वारा जिसके अधीन वो प्राधिकारी अधीनस्थ है। तो ये जो 5th सी है रूल वो कहता है कि जो निलंबन का आदेश है वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा किसी भी समय मॉडिफाइड किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसे चेंज भी कर सकता है और उसको रिवोक भी, वापस भी लिया जा सकता है। यानी निलंबन जो है वो उस अथॉरिटी पर डिपेंड करेगा कि वो उसको चाहे जब जो है चेंज कर सकती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है कभी भी इस निलंबन के आदेश को रद्द या संशोधित कर सकती है। तो ये रूल 5C जो है रूल नंबर 10 का ये कहता है। इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 6। इस नियम के तहत किए गए समझे जाने वाले निलंबन के आदेश की समीक्षा उस प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जो निलंबन की प्रभावी तिथि से 90 दिनों की समाप्ति से पहले निलंबन को संशोधित या रद्द करने के लिए सक्षम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रूल 10 का छठा नियम है वो ये कहता है कि कोई भी सस्पेंशन का ऑर्डर जो है, ठीक है, मेड और डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल शेल बी रिव्यूड बाय द अथॉरिटी विच इज कॉम्पिटेंट टू मॉडिफाई और रिवोक द सस्पेंशन। वो कोई भी इस आदेश को रिव्यू कर सकता है और वो रिव्यू कर सकता है जो इस आदेश को मॉडिफाई और रिवोक करने का अधिकार रखता है। यानी जिसने सस्पेंड किया उससे ऊपर का कोई भी अधिकारी इसको फिर से रिव्यू भी कर सकता है। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिव्यू कमेटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस एंड पास ऑर्डर आइदर एक्सटेंडिंग और रिवोकिंग द सस्पेंशन। ठीक है, तो जो रिव्यू कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पर उस सस्पेंशन को जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, रिवोक भी किया जा सकता है। ठीक है, subsequent review shall be made before expiry of the extended period of suspension। ठीक है, निलंबन की विस्तारित अवधि की समाप्ति से पहले बाद जो है उसकी समीक्षा की जाएगी। यानी जो भी एक्सटेंडेड पीरियड आपने निलंबन का, सस्पेंशन का बढ़ाया, उसकी समाप्ति से पहले आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए। निलंबन का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ जो रिव्यू है वो एक बार में 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा। यानी किसी भी सस्पेंशन को अगर एक्सटेंड किया जाता है तो वो एक बार में 180 दिन यानी 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सस्पेंशन जो है अगर एक्सटेंड होता है तो वो 6 महीने तक ही मैक्सिमम एक बार में एक्सटेंड किया जा सकता है। ये रूल नंबर 6 जो है वो कहता है। फिर इसी का रूल नंबर 10 का ही 7 जो उपनियम है वो ये क्या कहता है कि 1 या 2 के तहत किया गया माना गया निलंबन का आदेश 90 दिनों की अवधि के बाद वैध नहीं होगा। यानी कोई भी सस्पेंशन का ऑर्डर, एक बार में जो सस्पेंड का ऑर्डर आ चुका है वो 90 डेज के लिए वैलिड होगा। यानी सस्पेंशन 90 दिनों की अवधि के लिए होता है जब तक कि उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता। यानी अगर उसको एक्सटेंड कर दिया तो वो आगे कितने भी दिनों, मैक्सिमम 180 डेज के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में। लेकिन अगर किसी को सस्पेंड किया गया है तो मैक्सिमम 90 डेज के लिए होता है। और अगर रिव्यू के बाद 90 दिनों की समाप्ति के बाद इसे आगे बढ़ाने की अवधि के लिए अगर इसको नहीं बढ़ाया जाता है, नहीं सस्पेंशन को अगर एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो वो सस्पेंशन ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल माना जाएगा, रिवोक हो जाएगा। यानी एक बार में 90 दिनों का सस्पेंशन होता है, अगर उसे रिव्यू के बाद एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो 90 दिनों की समाप्ति पर वो सस्पेंशन अपने आप जो है वो रद्द या निरस्त माना जाएगा। ठीक है, ये जो है 7 रूल 10 का 7 उपनियम जो है वो ये बात कहता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। और ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर सस्पेंशन किन परिस्थितियों में होता है, तो मेनली आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाने की संभावना है, आपने ऐसा कोई कार्य किया है जो सरकार की सुरक्षा के विरुद्ध है,
तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। आप अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है और 48 घंटे से अधिक की अवधि में आपको डिटेन किया जाता है पुलिस द्वारा, या फिर आपको इससे अधिक 48 घंटे से अधिक की सज़ा मिलती है, तो आप सस्पेंड रहते हैं। सस्पेंशन के ऑर्डर को रिवोक किया जा सकता है, रद्द निरस्त किया जा सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। एक बार में किसी भी सस्पेंशन को जो है 180 दिनों से अधिक एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। सस्पेंड किया गया आदेश 90 दिनों तक प्रभावी रहता है अगर वो रिव्यू के बाद एक्सटेंड नहीं किया जाता है। एक्सटेंड किया जाएगा तो वो आगे मैक्सिमम 6 महीने तक एक बार में एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस रूल नंबर 10 सस्पेंशन के रूल के अंतर्गत आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, सभी को इसके बारे में, इनके नियमों उपनियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये सारे नियम उपनियम समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ नाइस डे।